प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सीमा मिश्रा, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब घर पर सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। एमए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी में एक पेपर है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में पर्यावरण भूगोल के नाम से जाना जाता है। उसमें 4th यूनिट में एक चैप्टर है पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण संसाधन नियोजन के संदर्भ में। उसमें आपको विशेष रूप से हरित क्रांति, चिपको आंदोलन और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अध्ययन करना है। चिपको आंदोलन और हरित क्रांति के बारे में हम साथ साथ पूर्व चर्चा कर चुके हैं। आज हम बातें करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। राष्ट्रीय उद्यान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है या नहीं कि राज्य सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। इसकी वजह से वन्यजीव और उनके पर्यावरण की रक्षा और प्रसार या विकास के उद्देश्य के लिए आवश्यक पारिस्थितिक, जीव जंतु, पुष्प, भू आकृति विज्ञान या प्राणीशास्त्रीय संघ या महत्व मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत लोगों के अलावा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है। आप यदि शब्दों का अर्थ समझेंगे तो आपको यह कठिन नहीं लगेगा। वन्यजीव जो जीव वन में रहते हैं, पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण, उसके साथ पारिस्थितिक यानी कि मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति, भू आकृति यानी कि जिसे हम इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। किंतु फिर भी अगर आप इसका और सरलीकरण चाहते हैं तो मैं आपको और सरल करके समझाऊंगी। सरल शब्दों में समझें तो जो उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नियमों को ध्यान में रखकर सरकार की निगरानी में बनाया जाता है, जहां वन्यजीव कैद न होकर उनके प्राकृतिक आवास में किंतु सरकारी निगरानी में होते हैं, जहां इंसानों को सरकारी नियमों का पालन कर वन में भ्रमण करने की अनुमति होती है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जीव जंतु प्राकृतिक रूप से विचरण तो कर सकते हैं, किंतु वे सरकारी निगरानी में होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंदर मनुष्य बिना अनुमति के भ्रमण हेतु भी नहीं जा सकता है। अब हम आगे बातें करेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करने की। भारत में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविध प्रजातियों के पाए जाने की वजह से लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया है। लुप्तप्राय से अभिप्राय है कि पक्षियों और जानवरों की वो प्रजातियां जिन पर यदि अब ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में उनकी वे प्रजातियां समाप्त हो सकती हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की विधिवत स्थापना हुई 1936 में हेली नेशनल पार्क नाम से, जिसका नाम बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। कौन थे ये जिम कॉर्बेट जिनके नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया? जिम कॉर्बेट जो थे वे मशहूर शिकारी थे और इनका जन्म नैनीताल में 1875 में हुआ था। अपनी शिकार कथाओं के साथ जंगल की समझ देती बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी थीं। बाघ के स्वभाव के बारे में उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी, इसलिए ही वे उस क्षेत्र में आदमखोर बाघ बाघिनों से अनेकों बार लोगों को उन्होंने बचाया था। और जब हेली नेशनल पार्क की स्थापना हो रही थी तो जिम कॉर्बेट का उसमें बड़ा सहयोग था। उन्होंने जीवों के संरक्षण पर बल दिया और शौकिया शिकार करने को एक तरह से प्रतिबंधित करने का काम उन्होंने करवाया। और इसके साथ साथ उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
अब हम जानेंगे जिंक कार्बेट की। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और उसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया और जुलाई 2019 में पार्कों की संख्या 100 से ऊपर थी। आज हमारे देश में 100 से ऊपर राष्ट्रीय पार्क हैं। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न राज्यों में स्थित नेशनल पार्क के बारे में। 100 से ऊपर राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा हम एक समय में नहीं कर सकते, किंतु आज हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्कों के बारे में, राष्ट्रीय जो उद्यान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य में जिम कार्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। जिम कार्बेट के बारे में मैंने आपको अभी बताया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सिराज गोपालाचारी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जिन्हें राजा जी के नाम से पुकारा जाता था। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। हजारों दुर्लभ प्रजाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज है। इसे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा जो कि भारत की उच्चतम चोटियों में से एक है, इसी के आधार पर इसका नाम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसकी स्थापना हुई 1977 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका भी नाम दर्ज है। अब बारी आती है असम की। असम में काजीरंगा, मानस जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना हुई 1974 में। सरकार ने आधिकारिक मान्यता प्रदान की इसे और 1985 में इस राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। अब बारी है मणिपुर की। मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वह विश्व का इकलौता तैरता हुआ उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का यह अभिन्न हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय और पिंड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बृहद हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग 180 से अधिक पक्षी की प्रजातियाँ, 800 प्रकार के लगभग पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। जैव विविधता के कारण ही यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उड़ीसा में सिमलीपाल नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। यह यहाँ के मयूरभंज जिले में स्थित है। 1980 में इसे स्थापित किया गया। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मन्नार मरीन और मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में मन्नार की खाड़ी में द्वीपों पर आधारित है और यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में इसकी स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान
और बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई। कान्हा शब्द कन्हार से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ चिकनी मिट्टी है। यहाँ पर पाई जाने वाली इसी मिट्टी की वजह से इसका नाम कान्हा पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और एक बात और प्रसिद्ध है इसके नाम के संदर्भ में कि यहाँ पर गांव में कानवा नाम के एक सिद्ध पुरुष रहते थे। उनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, ऐसा प्रचलित है वहाँ पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1983 में स्थापित हुआ। पेंच नदी के नाम पर इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। और जो रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक है, कहा जाता है कि जिस जंगल का उसमें वर्णन है वह यही है। कहने का अर्थ रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक इसी जंगल पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों की। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1988 में स्थापित हुआ। यह एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर और कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। 1965 में इसकी स्थापना हुई। और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है और 1998 में इनको हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत इस उद्यान को लाया गया है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों की। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। इसके नाम के पीछे इंद्रावती नदी के किनारे इसका स्थित होना ही कारण है। दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादी वाली जगहों में से यह एक है। अब मैं आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चूँकि मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि दुर्लभ जंगली भैंसें यहाँ पर जो अंतिम आबादी है दुर्लभ जंगली भैंसों की उनके पाए जाने वाली जगहों में से एक है। इसलिए मैं आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से इसी दुर्लभ प्रजाति का चित्र दिखा रही हूँ। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यह कोरिया जिले में स्थित है। बाघ, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर यहाँ पर पाए जाते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एक दृश्य आपके सामने है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, यह बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पर कुटुमसर की गुफा है। बस्तर में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ भैंसा दरहा मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है। बड़े खूबसूरत जलप्रपात हैं यहाँ पर। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के एक जलप्रपात का दृश्य यहाँ पर उपस्थित है। आप भी इसका आनंद लीजिए। एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। अब भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में दो अति महत्वपूर्ण बातें। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। मज़े की बात तो ये है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेशों में है। आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य जो था, अब वो दो भागों में विभाजित है और अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और उसका एक भाग अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और साउथ बटन आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है। और अब राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या
मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। आपके सामने प्रस्तुत करने का ये मेरा प्रयास है कि इस माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस राज्य में संख्या कितनी है राष्ट्रीय उद्यानों की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से इसको बैठकर आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको जैसा पढ़ना आसान लगे वैसा कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति भारत के मानचित्र पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है मेरा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और बाद में आप इसे देख करके पढ़ सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो समझ आई होंगी। और मैं आपको बता दूं कि 100 से ऊपर राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक राज्य में कई कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मैंने सभी राष्ट्रीय उद्यानों का जिक्र राज्यवार यहाँ पर नहीं किया है। जो कुछ महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कई बार जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो चीज़ इनके बारे में मुझे नवीन लगी, जो आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, उन चीज़ों की विशेषकर मैंने चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको आज की ये चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।